नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा नीरस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप शब्दों को मतलब एक शब्दों को सीखने की परंपरा जो है उसको लेकर चल रहे हैं पिछले कुछ क्लासों से, और पढ़ते होने तक आप बहुत कुछ नया सीखोगे। ये आप निश्चय हाँ, एक ये चीज़ है कि आपको बोरिंग लग रहा है, लेकिन बोरिंग है नहीं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस हल करोगे तब आएंगे तो यही शब्द, ऑप्शंस में यही शब्द होंगे। तब आप जब एक के बाद एक क्वेश्चन सही करोगे तब आपको इन क्लासेस की वैल्यू समझ आएगी। तो आप निश्चिंत रहें, थोड़ा धैर्य रखें और मन को मतलब एक दृढ़ निश्चय करें कि नहीं, हमें कंप्लीट कोर्स करना है। देखिए, निःशुल्क बार बार मैं जो बोलता हूँ इसका मतलब अक्सर मैं सुनता आया हूँ कि उसकी वैल्यू नहीं होती। मेरे खुद साथी जो बोलते हैं वो मुझे यही बोलते हैं कि आपने जला रखा है, देखो निःशुल्क की वैल्यू नहीं समझते, वहाँ इतनी भीड़ होती है। हो सकता है भीड़ होती होगी, लेकिन आप जो ये लगातार कर रहे हैं सिलेबस, उसका फ़ायदा निश्चित होगा। और आपकी जो बार बार गलतियाँ हो रही है इस पर मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा। पिछले क्लास में मैंने लास्ट में आपसे पूछा था कि कौन से ऐसे दो उपसर्ग रह गए, एक उपसर्ग रह गया जो 22 उपसर्गों में अभी तक है और मैंने करवाया नहीं। ऑप्शन जो थे, सॉरी कमेंट्स जो थे वो आए थे प्रति और स्व। देखिए, स्व कोई उपसर्ग है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ 22 उपसर्गों में शामिल नहीं है। प्रति जरूर है, शामिल नहीं है। तो सर अगर स्व शामिल नहीं है तो फिर आपने क्यों लिखा? स्व जो है संस्कृत की भांति कुछ तत्सम ऐसे शब्दांश हैं जो संस्कृत उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वो 22 में शामिल नहीं किए जाते, और उनके समकक्ष कुछ हिंदी के उपसर्ग भी हैं। तो आज हम इस क्लास में, पहले तो मैंने दो ही लिख रखे हैं, पहले जैसे प्रति उपसर्ग है और स्व। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो संस्कृत के शब्दांशों तत्सम उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होते हैं, ऐसे कौन से उपसर्ग हैं। यानी उसमें खास बात क्या बताऊंगा मैं आपको, जो अब बताने जा रहा हूं वो भी सारे तत्सम शब्द होंगे, तद्भव नहीं होगा, वो भी सारे तत्सम होंगे। और ये तत्सम शब्द निश्चित रूप से आपके बहुत कारगर सिद्ध होंगे जब एग्जाम आएगा। तो प्रति उपसर्ग है, प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, सामने या उल्टा। शब्द देखिए, प्रतिकूल, प्रतिक्रम, प्रतिभा, अच्छा शब्द है प्रतिभा। प्रतिनियुक्ति, साफ पता चल रहा है प्रति, प्रतिफल साफ पता चल रहा है, प्रतिलिपि, प्रतिलोम, प्रतिबंध, प्रतिमास, प्रतीक्षा, अच्छा शब्द है, प्रतिशत, प्रतिमा, अच्छा शब्द है, प्रतीक्षा, अच्छा शब्द है, प्रतीक्ष है ना, प्रतिधनाक्ष, अच्छा शब्द है, अक्षी, और प्रतिधने। तो ये प्रति उपसर्ग है। बहुत से शब्द होंगे, मैंने आपको कह रखा है, आप अपनी गाइड और किताब अपने पास रखें। अब स्व की बात करते हैं। स्व जो है आपके एनसीईआरटी जो आपकी नवी से 12वीं व्याकरण लगती है उसमें 3 ही शब्द दे रखे हैं। अल्लो सा स्व उपसर्ग पढ़ लियो, 3 शब्द पढ़ लिया, एग्जाम में 3 आयो को नहीं। हमें कहीं करा गुरुजी में तैयारी तो बढ़िया करी, मन तो ये अंगुलियां पर याद आ, स्व, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ, 3 अंगुलियां पर याद आ, पर एग्जाम में 3 आया क्योंकि एग्जाम में चौथा ऑप्शन भी चाहिए। इसीलिए कुछ शब्द और लिखे हैं। स्वाभिमान, स्वरूप, स्व, ध्यान रखें स्व उपसर्ग है, स्व उपसर्ग है। स्वराज्य, स्वत्व, स्वावलंबन, स्वतंत्र, स्वजन, स्वकीय, तो ये स्व उपसर्ग से बने हुए। ठीक है, एनसीईआरटी किताब में दे रखा है तो आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तो टोटल ये शामिल ये उपसर्ग हो गए। अब मैं आपको जो उपसर्ग करवाऊंगा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ, स्वाभिमान, स्वरूप, स्वराज्य, स्वत्व, स्वावलंबन, ये कुछ शब्द हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। फिर मैं आज आपको वे उपसर्ग करवाऊंगा जो संस्कृत की तत्सम उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होते हैं लेकिन 22 में शामिल नहीं किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? और याद रखें, मेरा मानना है कि चलिए उपसर्ग तो आने चाहिए 22 आपको, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कौन से उपसर्ग हैं? यहाँ लिख देता हूँ, संस्कृत उपसर्गों की भांति, उपसर्गों की भांति, है ना। संस्कृत उपसर्गों, इन उपसर्गों के अतिरिक्त जो विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, यह भी एक अच्छी बात है। प्रयुक्त होने वाले शब्दांश, ठीक है। संस्कृत उपसर्गों के भांति जो विशेषण रूप में उपयुक्त या प्रयुक्त
प्रयुक्त होने वाले शब्दांश जो हैं वो कौन से हैं, वो आज मैं करवाऊंगा आपको। और बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं शब्द बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला है अ। कौन सा उपसर्ग है? अ। आपको पता है हिंदी का जब उपसर्ग करेंगे तब भी अ आएगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में अंतर ये होगा, इसके बाद में जो शब्द आएगा वो तत्सम होगा, उसके बाद में जो शब्द आएगा वो तद्भव होगा। तो ये एक बेसिक अंतर है, इसे ध्यान में लेकर चलेंगे आप लोग। हाँ, पहले तो इसके अर्थ जान लेते हैं। अभाव, अ का अर्थ हमेशा आपको पता ही है, अभाव होता है और निषेध होता है, ठीक है, या नहीं भी कह सकते हैं। जैसे अकथनीय। अब देखिए, कथनीय जो शब्द है, क्या आपको लगता है कि ये तद्भव हो सकता है? शब्द पढ़ते ही लगने लग जाएगा कि भाई तत्सम या तद्भव है। ये कैसे? ये करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। बार बार हम जब पढ़ते हैं किसी चीज़ को, एक मतलब डिवाइडेशन करके, तो वो पढ़ते नहीं, कई विधि हमने पढ़ी, पूरे पाठ्यक्रम विषय वस्तु को हम बांट देते हैं। तो ये अकथनीय शब्द सामने आते ही पता लग जाएगा आपको कि ये तत्सम है। तो क्यों? क्योंकि आप इतने उपसर्ग, मेरा मानना है कि उपसर्ग में अगर हमने एवरेज एक उपसर्ग में 15 शब्द किए हैं, तो लगभग हम 22 तो वो हो गए, लगभग हम 50 करेंगे, तो 5 एकम 15 लगभग थोड़े ज़्यादा ही 1000 शब्द उपसर्ग में और 1000 शब्द प्रत्यय में सीखेंगे। 2000 शब्दों की वोकैबुलरी होगी आपके पास, तो यकीन माने आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। देखिए, जैसे अथाह, पता लग जाता है शब्द, ठीक है। अज्ञात, ठीक है। अकथनीय, अथा, अज्ञात। असक्षम, अकर्ता, ठीक है, अज्ञात, अकर्ता, अनिद्र। शब्द देखना, मतलब जो भी शब्द प्रयुक्त होगा वो सारे तत्सम होंगे, ठीक है। अप्रत्याशित, अबाध गति से चल रहा है, अप्रत्याशित, अकथनीय, असक्षम, है ना। एक भी शब्द में साफ पता चल रहा है कि भाई इसमें अ उपसर्ग है, लेकिन आप इसके बाद में आने वाला जो शब्द है उसको नोट करो। अब ये शब्द बहुत अच्छा है, ये शब्द कहाँ काम आएगा? जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, या किस में एक से अधिक उपसर्ग है, इस प्रकार के शब्दों में अ, धन प्रति, धन आशा, धन इत, बात समझ आ रही है? अप्रत्याशित जो है, अप्रत्याशित अगर देखा जाए तो इसमें क्या है? सबसे पहले अ उपसर्ग, फिर उसके बाद प्रति उपसर्ग, फिर उसके बाद मूल शब्द क्या है? आशा, और उसके बाद में प्रत्यय क्या लगा? इत। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो हमें लगते हैं इजी, लेकिन बड़े आनंददायक शब्द होते हैं। पढ़ने में आता है कि यार वास्तव में क्या गजब शब्द है, अप्रति, आशा, इत, एक ही शब्द में 4 हैं। बात समझ रहे हो बात को? तो इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे शब्दों को सीख रहे हो ना तो आप गलत नहीं कर रहे हो। हाँ, अव्यय, अमर्ष, अभाव, अमर्ष, अभाव तो होता ही है, अमर्त्य हो जाएगा एक, हाँ अमर्त्य हो जाएगा, अलभ्य लिख देते हैं, चलिए छोड़िए, अलभ्य, अकथनीय, असक्षम, अप्रत्याशित। अब देखिए यहाँ आपके प्रश्न कैसे आएगा? यहाँ प्रश्न इस प्रकार से आएगा, जैसे निम्न में से कौन सा असंगत है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। शब्द क्या आएंगे? देखिए, अशुभ, अकाज, अशुभ, अकाज, अस्थिर, ठीक है, और एक अविवेक। और आपसे पूछा, मतलब क्या पूछना चाह रहा है कि निम्न में से असंगत, असंगत का मतलब हुआ कि भाई 3 तो ऐसे हैं जो तत्सम हैं और एक ऐसा है जो तद्भव है। आपको उसको पहचानना है, आपको उसको पहचानना है। तो कहीं ना कहीं हम तत्सम तद्भव भी साथ में करते हुए चलते हैं, आपको फायदा लगे या ना लगे, लेकिन ये इस प्रकार का। अब हमें पता है ये शुभ है, स्थिर है, विवेक है और काज। अब पता हो
उसने तो आंसर दे दिया होगा कार्य। कार्य का क्या होता है? काज होता है, यानी तद्भव कौन सा है? अकाज है। बात समझ आई? समझ आ रहा है? इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप पढ़ोगे तो रेगुलर रहोगे तो फायदा होगा, नहीं रहोगे तो नहीं समझ आएगा। भी मेरे तो देखो कोई नुकसान है नहीं, आपको मैं बार बार बढ़िया बढ़िया चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप क्लास रेगुलर नहीं ले रहे हो। ठीक है, अलौकिक और अस्थिर, और वो एक लिख देता हूँ अविवेक। ठीक है, काफ़ी लिख दिए। अब अति अध्ययनु अब हमने पढ़ लिया। अब यहाँ एक उपसर्ग आएगा अन, जिसमें हलंत होगा। ध्यान रखें, उसमें क्या होगा? हलंत होगा। इसका भी अर्थ क्या होगा? अभाव, निषेध और रहित, ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, अभाव, निषेध और रहित। अब हमें ऐसे शब्दों को देखना है जिसमें अन जो है वो आधा होगा। देखिए शब्द देखते जाना, अनंग, दिमाग में तोड़िए इसे, अन धन अंग। अनंत, दिमाग में तोड़िए। अनधिकार, दिमाग में तोड़िए। बात समझ आ रही है? अनपेक्षित, ठीक है। अनावश्यक शब्द देखिए किस प्रकार से हम सोच नहीं पाते हैं। अनधन, आवश्यक, क्लियर है ना? हाँ जी। अनायास, अनायास और अनंग हो गया, अनंत हो गया, अनधिकार हो गया। हाँ नहीं, अनिश्चय नहीं होगा। अनर्थ, अनर्थ और अनादि, अनर्थ, अनादि। और बताओ शब्द बताओ, फटाफट बताओ, देखें आपका भी थोड़ा ज्ञान चेक करते हैं। सही दिखाई दे रहा है ना? हाँ, क्लास सही चल रही है। अनर्थ, अनादि, अलंकृत, अलंकृत, शुद्धिकरण भी सीख जाओगे ना। अन धन अलंकृत कैसे होगा गुरुजी, समझ नहीं आया। अन धन अलंकृत, तो न है इसमें अ मिला तो ये हो गया न पूरा और ये हो गया लंकृत। बात समझ आ गई? ऐसे होगा। ठीक है, अनलंकृत। अच्छा शब्द है कि नहीं है? अनन्य और अनादि, अनन्य, अनादि। और ये देखिए शब्द निकल के आया अनुचित, है ना? अनुर्वर, अनुर्वर में तो ऊ बड़ा होना चाहिए ना, या नहीं? नहीं, सही है। अनुत्पादक, अनुत्पादक और अनुकंपा नहीं होगा, अनुदार हो जाएगा। देखिए ये लिखा भी बढ़िया है ना। अनंग, अनंत, अनधिकार। शब्द देखिए, शुद्धिकरण अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। अनायास, अनावश्यक, अनपेक्षित, अन्न धन अपेक्षित, ये भी अच्छे शब्द है। अन्न धन अपेक्षा, धन इत, अनर्थ, अनन्य, अनादि, अनलंकृत, अनादि, अनुचित। 2 बार लिख दिएगा अनादि, 2 बार लिख दिया तो 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको मिटा के कोई दूसरा शब्द लिखेंगे। दूसरा शब्द क्या लिखेंगे? अनाप्त लिख देंगे, अनधनाप्त, अनुर्वर, अनुत्पादक, अनुदार। आया मजा या नहीं आ रहा? अब अगर इतने अच्छे अच्छे शब्द सीख कर भी आपको आनंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं आ रहा तो आना चाहिए। मुझे तो पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। आपको पढ़ने में कितना आता है वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, और यही एक चीज़ है। देखिए अक्सर हम तो नेक्स्ट जो उपसर्ग है वो है अधः। वो क्या उपसर्ग है? अधः। और अधः का अर्थ होता है नीचे या तल, नीचे या तल। कौन सा उपसर्ग है? अधः। तो अब इसमें देखिए शब्द आएंगे अधः पतन। याद रखना ये शुद्धि संशोधन में हम कर चुके हैं। अधोपतन नहीं होता, अधः पतन होता है। ठीक है, अधोमुख बिल्कुल सही है, अधोमुख। इसके अलावा अधोगति, अधोगति। इसके अलावा अधोभाग, अधोभाग, अधोवायु, अधोवायु। इसके अलावा अंतर नहीं,
अधोमार्ग, अधोमार्ग, अधोमार्ग के बाद अधोलोक हो गया, अधोवायु हो गया, अधोलोक छोड़ो, अधोहस्ताक्षरी, ठीक है, और अधोभूमि, ठीक है, अधोवस्त्र, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत से शब्द हैं जो अधय उपसर्ग से उपसर्ग की भांति है, उन 22 में शामिल नहीं है। एक जो क्या कहते हैं, चलिए अगली क्लास में चर्चा करेंगे उसकी, थोड़ा चल रहा है अभी ग्रुप में, मैं देख रहा हूँ, कर लेने दीजिए। हालांकि मैंने पहले बता रखा है, फिर भी शायद कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे बताने के बावजूद शायद उन्हें लग रहा है कि नहीं इसमें, क्योंकि भ्रांतियाँ हैं। अब आप कहोगे सर आप बात किसके बारे में कर रहे हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के अक्सर पढ़े जाते हैं, लेकिन कहीं 5 सुनने में आ रहा है, कहीं 4 हैं। कोई सर मानते हैं, देखिए मेरा मानना या किसी भी टीचर का मानना नहीं चलेगा, बल्कि वास्तव में कितने प्रकार होते हैं हम वही सीखेंगे। और दूसरा, संस्कृत से हिंदी को थोड़ा अलग करके चले। जुड़ी हुई भाषाएं हैं, लेकिन अगर अलग नहीं होती तो हिंदी में तत्सम और तद्भव टॉपिक भी नहीं होता। अगर अलग नहीं होती तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। बात समझ आ रही है? वहाँ एक वचन, बहुवचन, द्विवचन होता है, यहाँ 2 ही वचन होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अलग करके चले। तो अन अधय, ठीक है, मिटा दूं मैं, आगे करते हैं। ये वो उपसर्ग हैं जो आपको मिलेंगे संस्कृत की भांति। आपके एनसीईआरटी में तो खैर नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, ये मान के चले। चलिए मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। तो मैं 2-1 दिन और देख लेता हूँ, क्या और कंसल्ट करने दीजिए, फिर मैं बताऊँगा इसको कि 4 क्यों नहीं है, या 4 क्यों है, या मैंने 3 क्यों बताए हैं। ठीक है, इसके क्योंकि मेरे जो तर्क हैं वो एकदम क्लियर हैं, साफ सुथरे तर्क हैं, अपवादों से मैं दूर रहता हूं। और ये आप हर सेलेक्टेड टीचर से पूछ लेना, हर सेलेक्टेड टीचर की बात कर रहा हूं मैं, मेरी बात नहीं कर रहा। जो भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने अच्छी स्टडी की है, जो वास्तव में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत से हैं ऐसे साथी, पूछ के देखना, वो एक ही बात कहेंगे, अपवादों से बचकर चलो, अपवादों से दूर होकर चलो। क्योंकि अगर हमें कोई अपवाद उलझा रहा है तो एग्जामिनर भी डरता है कि कहीं ना कहीं अगर मैंने इस प्रश्न को पेपर में दिया तो निश्चित रूप से विवाद उठेगा और क्वेश्चन मार्क मुझी पे लगेगा। तो इसलिए सब बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अंतर। ठीक है, ये तो खैर पता ही है सबको, चलिए छोड़िए, तो सिंपल है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय। हम करते हैं कु उपसर्ग। कु का अर्थ होता है बुरा। कु का अर्थ क्या होता है भाई? बुरा, है ना। देखिए, कु उपसर्ग का ध्यान रखें कि किस प्रकार के शब्द आएंगे। कुकर्म, कुकर्म, उसके बाद कुख्यात, कुख्यात, कुकर्म, कुख्यात। ठीक है, और बताएं, देखें, केवल बुरा ही अर्थ थोड़ी होता है इसका, नीच भी होता है। इसका जो कु है, इसका अर्थ नीच भी होता है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा शब्द आ जाएंगे कुचेष्टा, कुजाति। ठीक है, कुजाति, कुचेष्टा, और क्या आएंगे भाई शब्द? आप बताओ, देखें 1-2 शब्द, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, कमेंट में लिखिए भाई। कुमति, ठीक है, कुमति, कुभाव। अब ये शब्द आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी देखिए है। ठीक है, कुरंग, कुभाव, कुरंग। ठीक है, और कुमति, कुरंग, कुभाव। शब्द थोड़ा सा अजीब है, कुभाव वगैरह हमने नहीं पढ़े हैं कभी। कुयश, बुरा। और देखा जाए तो हम अगर ऐसे शब्द ढूंढते हैं ना, जैसे यश है, तो यश के अगर आगे लगा दें कुयश, तो बुरा यश, तो ये भी सही बैठा, सुयश, कुयश, है ना। और कमेंट्स में लिखे आपने या नहीं लिखे? ईमानदारी से लिखा करो, 1-8 शब्द जरूर लिखा करो। और मैं बता दूं, प्रश्न आते भी हैं,
कुपात्र, ये भी हो जाएगा। कुदिन, ये भी हो जाएगा। कुपात्र, ये तो आया हुआ भी है एग्जाम में, ये तो आया भी है, ठीक है। कुप्रथा और कुप्रबंध, ठीक है। देखिए एक शब्द है, जैसे हमने वो किया था अप्रत्याशित, अप्रतिधन, आशाधन, इत, तो इसमें तो मूल शब्द था। जैसे दुर्भिसंधि ग्रुप में चल रहा है, दुर्अभिधन संधि, तो जब आपने उसको पूरा ही तोड़ दिया, दुर्अभि, ठीक है, दुर फिर अभी धन सम धन थी, तो फिर मूल शब्द ढूंढना, कहाँ ढूंढोगे मूल शब्द? आपने पूरे शब्द को उपसर्ग प्रत्यय मार दिया। तो जरूरी नहीं है कि कुछ शब्द जो होते हैं उनको बिना तोड़े, मानो दुर है तो अभिसंधि मूल शब्द रहेगा उसमें, ठीक है। और अगर ऐसे पूछा जाए ना कि जैसे ये दुर धन अभी धन सम धन धी, तो अगर इस तरह से पूछा जाए तो याद रखना मूल शब्द ये रहा। अगर आपको पूछा जाए कि संधि में मूल शब्द क्या है, तो क्या करोगे आप? सम धन धी, तो मूल शब्द यही तो बताओगे, धी। तो वैसे ही अगर इस तरह पूछा जाएगा ना, तो फिर ये होगा। ग्रुप में तो मैंने जवाब इस तरह से दिया, मैंने कहा भाई सारे तोड़ दोगे तो फिर बचेगा कहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ बता देता हूँ, हाँ जी। आगे करते हैं अपन, कौन सा उपसर्ग ले आगे लेते हैं, पर ले लेते हैं। पर, कौन सा? पर। और पर का अर्थ क्या होता है? पराया, दूसरा, गैर, पीछे, है ना। पराया, दूसरा, गैर, जैसे पर काज, क्या हो जाएगा? पर काज, पर किए, वो स्वकीय नहीं पढ़ा था हमने, पर किए, पर काज, पर किए, पर काज। और ये तो इसमें नहीं आना चाहिए भाई, पर नहीं, वो उसमें नहीं आएगा। ये देखिए परदेश इसमें आ जाएगा, परदेश, परकाज, परदेश, ठीक है। परादर्श नहीं आएगा, परोपकार, प्रमुख, परोपकार, परोपकार आ जाएगा, परोपकार, ठीक है। प्रमुख, प्रमुख भी हो जाएगा। पर किए, परकाज, ठीक है ना। लिखो भाई कमेंट में एक दो शब्द, आप भी लिखो, तब तक दो तीन और ध्यान में आ जाते हैं। और ये ज़रूरी है, देखिए उपसर्ग मैंने कहा ना, बहुत जो चीज़ हम बार बार अगर नहीं पढ़ते हैं ना, तो अब जैसे मैं अगली नेक्स्ट टाइम जब उपसर्ग करवाऊंगा तो ये सारे शब्द मेरे ध्यान में रहेंगे और कुछ नए भी आएंगे दिमाग में। लेकिन जब लंबे समय से हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि किताब से रट लिया करवाना फिर मज़ा नहीं आता, बल्कि एक अपना जो सेटअप होता है, जो एक तरीका होता है पढ़ाने का, उसी तरीके से पढ़ाते हैं। शब्द भले ही कम याद हो तो आनंद रहता है। तो आप याद करो, दो एक शब्द अपने लिखो ताकि मुझे भी कुछ याद आए, ठीक है। वैसे बहुत हैं, इतने बहुत हैं, ठीक है ना। ये दो लिख सकते हो आप, पर स्त्री और पर पुरुष, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं लिखता हूं पुनर। पुनर में ध्यान रखें पीछे र है। पुनर का मतलब दोबारा, फिर दोबारा, यही अर्थ होता है, फिर और दोबारा। और ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पुनर्जन्म, है ना, पुनर्निर्धारण, ठीक है। पुनरपि, ये अच्छा शब्द है। कौन सा शब्द है? पुनरपि, ठीक है। और पुनरावलोकन, है ना, पुनर्धन अवलोकन, ध्यान रखना, अच्छे शब्द लिखा रहा हूं। पुनरावृत्ति, पुनर्धन आवृत्ति, बात बोल भी रहा हूं साथ साथ। पुनरुद्धार, पुनर्धन उद्धार, पुनर्ग्रहण, ठीक है। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। और ये एक अच्छा शब्द और लिखा देता हूं आपको, पुनश्च, पुनर्धन च, पुनश्च, अच्छा शब्द है, संधि में करके आए हम। और
वासन, पुनर्वासन, पुनर्विवाह भी हो जाता है, एक और लिख देते हैं पुनर्विवाह। ठीक है, ये इतने शब्द हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, तो हमने अ कर लिया था, अन्न कर लिया था, अधो अधः विसर्ग लगा हुआ, ठीक है, अधः कर लिया, कु कर लिया, पर कर लिया, पुनर कर लिया, तो काफ़ी शब्द कर लिए। आगे चलते हैं, ठीक है। घास नहीं काट रहा हूँ, ध्यान रखना, एक एक शब्द आराम से बता के चल रहा हूँ, ऐसे मत सोचना। बेटा दूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ओके, 1 2 3 गया। हाँ जी, बराबर रेगुलर पढ़ा करो। सुबह 7 साढ़े 7 तक मनोविज्ञान, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार चाहो पढ़ो, आनंद आएगा पढ़ने में। जिस चीज़ में आनंद आता है वहाँ थकावट नहीं होती, बहुत आनंद, और आनंद के साथ ही पढ़ना चाहिए। ऐसे पढ़ो, अरे रीट एग्जाम कद उसी 26 सितंबर का उसी, है ना, तो रोत वो मारवाड़ी में क्या रोता जावे जी का मरोड़ा की खबर लावे, तो अपन रोता नहीं पढ़ना, हंसते हुए पढ़ो, क्योंकि रीट की तैयारी तो करनी है, हंसते हुए करो चाहे रोते हुए करो, तो क्यों ना हम हंसते हुए तैयारी करें, ठीक है। अब अगला करवाता हूँ स उपसर्ग कौन सा है? स का अर्थ हो जाएगा साथ सहित, भाई साथ हो जाएगा और सहित हो जाएगा, साथ और सहित। याद रखें, मनोविज्ञान जो है, जो मैंने जैसे बता रखा है उसी अकॉर्डिंग पढ़ें तो फ़ायदा रहेगा, वरना बहुत पछताओगे। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, लैंग्वेज, कल मुझे किसी ने पेपर में बोला कि सर आप लैंग्वेज सही रखोगे, लैंग्वेज सही तो है, इजी है तो क्या हो गया, आप इजी, आपको थोड़ी पता है वहाँ इजी आएगा टफ आएगा, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो पेपर के स्तर को पहले ही? वो एग्जामिनर डिसाइड करेगा। आपको तो हर तरह के अच्छा, आपकी अगर टफ लैंग्वेज से तैयारी है तो आप बहुत अच्छी बात है, आप सरल तो पूरे करो 30/30। मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप तो सिर्फ तैयारी करो, ठीक है। हाँ जी, स उपसर्ग, सतर्क, सतर्क रहें, सपत्निक, सतर्क, सपत्निक, सबल, सापेक्ष, हाँ, सबल, सापेक्ष, सतर्क, सबल, सपत्निक, सापेक्ष नहीं होगा। और बताओ भाई, याद ही नहीं आ रहा और कोई? सोलास और दो शब्द हैं, सोल्लास, धनुल्लास और सोत्साह, स उत्साह, अच्छे शब्द हैं, दोनों के दोनों अच्छे शब्द हैं, मानो चाहे नहीं मानो पर दोनों अच्छे शब्द हैं। एक और याद आ गया इससे, साष्टांग, और इसी से एक याद आ गया, सोदाहरण, है कि नहीं? मजा आया ना? साष्टांग, सोदाहरण, सतर्क, सपत्निक, सबल। एक उदाहरण और दिमाग में, सस्वर, सस्वर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, समूल, हाँ, एक तो सस्वर भी हो जाएगा और एक समूल भी हो जाएगा, समूल नष्ट करना, ठीक है। सरोष, और बहुत हैं इसके तो उदाहरण, इसके तो याद आ जाना चाहिए आपको, इसके तो याद आए उतना ही बड़े हैं। सरस, डेरी है ना, सरस, और सरोष, वाह, अब गणा। अब आप लिख सकते सत, सत उपसर्ग लिखेंगे। सत उपसर्ग इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसका अर्थ ही होता है अच्छा या श्रेष्ठ। राम नाम सत्य है ना, सत्य है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, सत्य है, सत्य, अच्छा या श्रेष्ठ। अब इससे बनने वाले शब्द संधि में बहुत किए हमने, जैसे सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, सत्य धन शास्त्र, सज्जन,
सतधन या सदधन, वो त द वाले रहेगी, ठीक है। सद्धर्म, सद गति, सद, ये नहीं होगा ना, सत परामर्श। अब ये लिखने में द आता है, त आता है, ये आपके रहेगी दिक्कत, मुझे पता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द आए तब भी त है, हाँ हलंत भी होगा, यहाँ हलंत भी होगा, और त आए तो भी वहाँ पे क्या है, त है, ठीक है। सतकुल, सच्छास्त्र, ठीक है, बस बहुत है इसके, इनके इतने शब्द है ही नहीं। सत्व, ध्यान रखना ये इस तरह लिखा होगा, सॉरी, ये इस तरह लिखा होगा सत्व, इसका मतलब यही हुआ ना, सत्व, सत और फिर त्व, सत्व। और बहुत सरल एग्जाम्पल जो चलता है, सदाचार, सदाचरण, सदाचरण, इसी से मिलके बनते हैं। जितने चाहे शब्द बना लो, संधि हम करके आए हैं तो हमें पता है। सत तो काफ़ी बता दिए। अंतर, अंतर, एक अंतर में र हलंत होता है, एक में पूरा होता है, ये तो सरल है, सबको पता है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय है ना। और एक सत हो गया, पुनर् बता दिया आपको, और अधय बता दिया। अब हाँ, अत्यंसम। अब देखिए हमने वो उपसर्ग किया था, उसमें हलंत था, यहाँ हलंत नहीं होगा सम में, और इसका अर्थ भी होगा बराबर या साथ, बराबर या साथ। समझ के बात को? तो यहाँ हलंत नहीं है। देखिए जैसे बात बताऊँ, ये शब्द है समकक्ष, इसमें सम पूरा उपसर्ग है, और वो जो हमने किया था संकल्प, इसमें जो सम के नीचे उपसर्ग लगा, दोनों अलग है। ये इसी तरह प्रयुक्त होता है, लेकिन ये 22 में शामिल नहीं है। हाँ, बहुत सरल है ये। समकक्ष, समकालीन, समकालीन पूरा देखना है आपको। समक्ष, समक्ष हो जाएगा क्या? क्ष अगर हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा शब्द है। समचतुर्भुज, इसको देखना है आपको, गलत है या सही लिखा है मैंने, बताना कमेंट बॉक्स में ये सही है या गलत है। इसका अगर गलत है तो इसका क्या होगा ये बताओगे, ऐसा नहीं मत लिखना गलत है गलत है गलत है, ऐसा मत लिखना। समचतुर्भुज, समरस, समबाहु, ठीक है, समतोलन, ठीक है, समवृत्त, और समधरातल, 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 समवयस्क हो जाएगा एक, समवयस्क, और समवाय, समवाय विधि पढ़ी है ना आपने, समवाय, समग्र भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समग्र, ठीक है, समतल भी हो जाएगा, समतल। वाह, बहुत है, अब तो करो जितने कर सकते हो। समकक्ष, समकालीन, तो पिछले क्लास में मैंने आपको वर्क दिया था कि आपको ये बताना है कौन सा उपसर्ग रह गया था, तो आपने बताया प्रति और स्वर। इसमें आपको ये बताना है कि इसका ये सही है तो इट्स ओके, अगर गलत है तो इसका सही क्या होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें तो समधन अक्ष होना चाहिए, खैर अक्ष तो कभी होगा ही नहीं, अक्ष ही होगा तो भी, है ना। तो अगर ये गलत है तो इसका क्या होगा, ये शब्द आपको वर्ग के लिए दिया जाता है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये जो संस्कृत उपसर्गों की भांति जो विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं ना, तो अब इसको पकड़ के मत बैठना कि नहीं सर ऐसा नहीं होता। ये संस्कृत
के ही उपसर्ग हैं, लेकिन 22 में शामिल नहीं किए जाते हैं। आप इनको पढ़ें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको हिंदी वाले जो उपसर्ग हैं वहाँ आपको मिसगाइड करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब अगली क्लास में हम हिंदी के जो मोस्टली 10-11 उपसर्ग है, लेकिन हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारे एनसीईआरटी जो बुक है उसमें ज़्यादा दे रखे हैं, तो हम वो 15-20 जो भी हैं वो एक साथ हम करेंगे हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों, और नियमित रह के पढ़ें। मैं नियमित रहने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप नियमित रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षण विद्या को क्लासेस भी आपको बराबर मिलती रहेगी। बराबर प्रैक्टिस करें, टेस्ट देते रहें, जितने भी टेस्ट हों उतने देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।